आज हमारा, मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपको पर डे पर टॉपिक करवाऊंगी, उसमें आपका गद्यांश भी रहेगा। आज सबसे पहले हम गद्यांश ही करेंगे, उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इजी भी है, ठीक है। वो एक ऐसा टॉपिक है, हिंदी में कोई भी वाक्यांश उसके बिना अधूरा है, ठीक है। अंकित यादव बच्चा धन्यवाद, ऐसी बातें बार बार मत बोला करो, ठीक है। तो यहां पर आपका गद्यांश है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर जल्द से हम, पहले मुझे आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि संस्कृत के कितने बच्चे हैं। आज लाइव सेशन के बाद आप मुझे बताओगे संस्कृत के कितने बच्चे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी संस्कृत के बारे में भी, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तैयारी करवा दूंगी मैं संस्कृत की भी, बिल्कुल चिंता मत करिए। जल्द से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए गद्यांश का, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। अंकित, स्नेहा, गुड मॉर्निंग बच्चा। देखिए सभी सेशन को शेयर कर दीजिए। आज आपको मैं टारगेट देती हूं, आज आप मुझे लाइव सेशन में 200 लाइक्स तक पहुंचाओगे, ये आपकी ड्यूटी है। यहां अच्छे से अच्छा टॉपिक प्रोवाइड कराना ये मेरी ड्यूटी है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग मनीष, टेक्निकल, हर्ष, आकाश, भोकाली, शशि, स्नेहा, गुड मॉर्निंग बच्चा। सभी फ्रेंड्स को बुला लीजिए, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, टॉपिक इतना अच्छा है ना। आज तक आपके क्या होता था, अच्छा एक मुझे आप लोग बहुत अपसेट करते हैं, मैंने आपको बोला था कि आप सभी बच्चे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और मेरी बात जरूर आप मानेंगे, सभी अपने कमेंट्स में नंबर देंगे, पर कोई बच्चा नहीं देता, कुछ बच्चों को छोड़कर। कल भोपाल का सबसे पहले आया था, भोपाल का मैसेज था जो भोपाल ने अपने कमेंट सबसे पहले शेयर किया था, वेरी गुड भोपाल। उसके बाद कृष्णा मिश्रा का था, और हाईएस्ट स्कोर भी मैं बताऊंगी कल जितने बच्चों का मेरे पास आया है मैसेज, मैं यहाँ पर डे अनाउंस करूंगी बच्चों का नाम। और जिस दिन हमारा आपके एग्जाम का लास्ट डे होगा, मतलब लास्ट लाइव होगा हमारा, उस बच्चे का फोटो मैं यहाँ पर अपने साथ लगवाऊंगी कि इसका मेरे लाइव सेशन में जो भी रिस्पॉन्स रहा है टॉप पर रहा है, और वो आप YouTube पर अपना लाइफ टाइम देख सकोगे, ठीक है। मैंने आपको बोला था मैं एक अनाउंसमेंट करूंगी, तो यही वो अनाउंसमेंट है। जो भी बच्चा मेरी क्लास में टॉप पर रहेगा, ऐसा नहीं है कि वन डे, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता उस तक, वहां तक मैं बच्चों को देखूंगी कि कौन सा बच्चा बिल्कुल टॉप पर रहेगा, मेरे अकॉर्डिंग मेरी बात मानेगा, मैं आपकी मानती हूं आप मेरी मानोगे, उसका फिर यहां पर मेरी क्लास में, हिंदी की क्लास में, यहां पर एक बॉय और एक गर्ल लाइफ टाइम यूट्यूब पर उनका फोटो रहेगा, ठीक है। बिल्कुल उनसे मैं पर्सनली कांटेक्ट करके उनका फोटो मंगाऊंगी। तो शिवानी चौरसिया, वेरी गुड बच्चा। मुस्कान कुमारी, बिल्कुल बहुत अच्छा। धीरव गेमर, वंशिका, गौरव यादव, भोपाल चौधरी, शशि भूषण मिश्रा, आकृति, ज्योति कुमारी, टेक्निकल, जागृति पाल, प्रिंस, कृष्णा मिश्रा। तो हाईएस्ट स्कोर जिन बच्चों का कल रहा है, ज्योति कुमारी का है, टेक्निकल का है और कृष्णा मिश्रा का है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा है, ठीक है। आज देखते हैं आज मेरी बात कौन बच्चे मानते हैं और जैसा मैं कहती हूं वो आप करते हैं। आज देखते हैं कि मैम के कहने के बाद कितने बच्चों का रिस्पॉन्स लाइव क्लास के बाद आता है और कितने बच्चे अपना जो स्कोर होगा वो कमेंट में करते हैं, और हाईएस्ट देखूंगी किसका स्कोर है। अभी तक कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि, जो मैंने बोला था कि पूरे इन 20-25 डेज में रेगुलर एक बच्चा, यानी एक गर्ल और एक बॉय। हाँ बिल्कुल, देखते हैं कितने बच्चे तैयार हैं मैम की बात मानने के लिए। तो यहां पर पहला प्रश्न हमारा है, ये गद्यांश से ही है, ठीक है। विनिमय का क्या अर्थ है? देखिए आपने बोला था मैम पीडीएफ नहीं मिलता, पीडीएफ नहीं मिलता, मैंने आपकी वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है। अब आपको जितनी भी लाइव क्लासेस हो चुकी है टॉपिक वाइज, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर है यहां पर डी। विनिमय का क्या अर्थ होता है? लेना देना। ये एक ऐसा शब्द है, ये गद्यांश से अलग भी आपको पूछा जा सकता है। बिल्कुल, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, हम सांस के साथ, ये आपके गद्यांश में से ही प्रश्न है, जल्दी से बताइए कौन सा यहां पर आपका आंसर होगा। शिवानी लीड्स, प्रीति, मयूर, प्रिंस, अमनदीप लीड्स,
डिफेंडर अमनदीप जसविंदर भोपाल, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, जल्दी से बताइए। पहले सभी, आज आपका टारगेट है लाइव सेशन में 200 लाइक्स तक पहुंचाना। भोपाल अंकित, ये आपकी ड्यूटी है, मैम के जो मैम ने बोला है वो आप करोगे, ठीक है? बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए सेशन को सबसे पहले। बहुत अच्छा आंसर है, यानी हम ऑक्सीजन जो सांस के साथ छोड़ते हैं, सी ऑप्शन जिन भी बच्चों का है यहां पर, बहुत अच्छा है। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, ठीक है? इसके विपरीत क्या होता है आपको पता ही है, आप पढ़ लोगे इसको। ऑक्सीजन ग्रहण करने के अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव, जल्दी से बताइए, बहुत इजी प्रश्न है। गद्यांश आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल राइट अमनदीप रस्तोगी, वेरी गुड। और आज मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी बच्चे संस्कृत वाले हैं मुझे आज कमेंट करेंगे, फिर मैं देखती हूँ कितने बच्चे हैं संस्कृत के, फिर आपकी क्लासेस का भी अरेंजमेंट करवाऊंगी मैं, ठीक है? संस्कृत की क्लासेस के लिए भी अरेंज होगा आपका। नहीं अंकित, मेरे को पता है आप ओल्ड हो, पिक चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है डी, बहुत अच्छा, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है? वनस्पति जब सड़ने लगती है तो वातावरण को डैश मिलती है, जल्दी से बताइए, बहुत इजी प्रश्न है और गद्यांश में सही है, कहीं बाहर से नहीं है। बहुत अच्छा, सभी बच्चों का आंसर बहुत, गद्यांश में आपके मुझे उम्मीद है पूरे नंबर आएंगे। मेरी डेली लाइव क्लास होती है 9 बजे, 9 बजे से स्टार्ट होती है, एंड का पता नहीं, वो टॉपिक का पर डिपेंड करता है, टॉपिक कैसा है। हाँ, स्टार्ट 9 बजे होती है, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहां पर डी ऑप्शन जिन भी बच्चों का है बहुत सही है। वनस्पति जब सड़ने लगती है तो वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। यहां पर जो गद्यांश में कहा गया है, जब वनस्पति सड़ने लगती है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक क्या होगा, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। नहीं, अब टॉपिक ऐसे नहीं रहे हैं जिनको ज्यादा समझाना पड़ेगा, सिर्फ एक टॉपिक आपका वर्णमाला बचा है जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, अदरवाइज अब आपके बहुत इजी टॉपिक रह गए हैं। मैंने जो आपके इंपॉर्टेंट हैं वो सभी टॉपिक आपको करवा दिए हैं और आपको प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी क्लासेस मिल जाएंगी। लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज आपको मैंने करवाया है। जो बच्चे नए आए हैं, जिनको नहीं पता है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, मेरी हर क्लास यहाँ पर लाइव सेशन जितने भी हुए हैं सब आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर है 5 का डी, वेरी गुड, बहुत सही। समझ चुके हैं आप गद्यांश को कैसे सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है, वातावरण का विग्रह और उसमें समास बताइए। समास देखिए, आपका जल्द ही आपके सामने समास टॉपिक भी होगा। आज एक प्रश्न में लेकर आई हूं समास का, जल्दी से बताइए क्या होगा। गुड मॉर्निंग पुष्पा राणा, भावेश रॉयल, वेरी गुड। शिवानी ऑसम, लीड्स ऑसम, आदर्श, जसविंदर, अंकित, कोई बात नहीं, जल्दी से आप आंसर दीजिए। जो बच्चा मेरे अकॉर्डिंग चलेगा वो हीरो यहां पर बनेगा लाइव सेशन में ही। यहां पर उसका एक बॉय का, एक गर्ल का फोटो होगा जो जिस दिन हमारा लास्ट लाइव सेशन होगा आपके एग्जाम से पहले। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, वो फिर आप लाइफ टाइम यहां पर देख पाओगे, ठीक है, मेरे साथ। बिल्कुल स्पेशल उनसे कांटेक्ट किया जाएगा, उन 2 बच्चों से, बॉय एंड गर्ल। जैसे सोना सिंह ने उस दिन मुझे सबसे पहले गर्ल में आंसर दिया था, फिर कृष्णा का है, कल भोपाल का था। वेरी गुड, बहुत सही है। यहां पर वातावरण जो है
वात का आवरण, बिल्कुल तत्पुरुष समास है, क्योंकि जितने भी हमारे कारक चिन्ह होते हैं वो तत्पुरुष समास में ही प्रयोग होते हैं। यहाँ पर तत्पुरुष समास में उत्तर पर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के कुल 6 भाग है। कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, किस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। कोई बात नहीं नितिन, अभी सेशन शुरू हुआ है, इससे पहले मैंने गद्यांश ही करवाया है, व्याकरण नहीं करवाई है, व्याकरण अभी शुरू होगा। और यहाँ पर आज जो आपका टॉपिक है मैं आपको बता भी देती हूं, वो हमारा कारक ही है। ठीक है, कारक टॉपिक ही है आज हमारा, जब हम करेंगे गद्यांश के बाद। तो तत्पुरुष समास सीधा सीधा कई बार पूछा जाता है, किस में उत्तर पद की प्रधानता होती है, तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास के कुल कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास के और भी यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, जहां पर भी कारक चिन्ह प्रयोग होते हैं सीधा क्या होगा, तत्पुरुष समास ही होगा। सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है, और इसके 6 भेद हैं। वेरी गुड, बहुत सही। अगला है श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं, जल्दी से बताइए। जल्द ही आपके सामने तद्भव तत्सम देशज विदेशज वाला टॉपिक भी होगा। जल्दी से बताइए, प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। गुड मॉर्निंग सुबी, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी कोई बातें नहीं करेगा, उसके बाद बातें करेंगे, पहले प्रश्न करते हैं। देखिए जितनी जल्दी यहां पर टॉपिक कंप्लीट होगा, फिर बाद का जितना टाइम हो गया मैं भी बातें करूंगी और आप भी, ठीक है। वेरी गुड, बहुत सही। तो श्वास क्या है यहां पर, तत्सम शब्द है, और ऑक्सीजन क्या है यहां पर, आगत शब्द है। ठीक है, जल्द ही मैं आपको करवाऊंगी कि आगत क्या होता है। तद्भव तत्सम देशज विदेशज जो शब्द है वो क्या है। श्वास तो यहाँ पर तत्सम है, और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, आगत शब्द है। श्वास का तद्भव शब्द क्या होगा, सांस। देखिए यहाँ पर इसी व्याख्या में आपके कितने सारे प्रश्न बनकर तैयार होते हैं। आपको पूछा जाता है श्वास का तद्भव शब्द क्या होगा, आपको बताना है सांस होता है। और हिंदी में प्रचलित संस्कृत के शब्दों को तत्सम, और विदेशी भाषाओं जो कि उर्दू, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, अंग्रेजी इत्यादि के शब्दों को आगत या फिर विदेशज शब्द कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। जो अन्य भाषाओं से शब्द लिए गए हैं उनको क्या कहते हैं, विदेशज भी और आगत भी कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से क्या होता है। लंबे समय तक पद में है, क्या है ये, हमारा क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। जल्दी से बताइए, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में देखोगे, अगर आपको ऑप्शन में हर एक ऑप्शन की डेफिनेशन पता है, परिभाषा पता है, तो आपका प्रश्न ये गलत नहीं होगा। हाँ, सभी पहले पढ़ लीजिए, बाद में बातें करेंगे, ठीक है। रूढ़ शब्द का टॉपिक आपका कल होगा, कल मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जो टॉपिक होता है उस पर ही पहले बातें करते हैं, ठीक है। हाँ, कल या परसों आपका होगा रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, सभी आपको बताया जाएगा क्या होता है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत सही है, वेरी गुड। सभी बच्चों का बहुत तेजी से आंसर आ रहा है, और सभी बच्चों का ठीक है, बहुत अच्छा। धन्यवाद आपका इस आंसर के लिए कि आपका ये प्रश्न किसी का गलत नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आपको हर एक शब्द की परिभाषा पता है आपका आंसर गलत नहीं होगा। बहुत सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। यहां पर क्या है, क्रिया विशेषण है, क्योंकि हमने विकारी और अविकारी शब्द किए थे, ठीक है। विकारी क्या थे, जिनमें परिवर्तन हो सकता है, और अविकारी क्या थे, यानी अव्यय, जहां पर परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो क्रिया विशेषण भी अविकारी ही है, यानी अव्यय ही है। इसके कितने भेद है, 4 भेद है। कालवाचक है, परिमाणवाचक है, रीतिवाचक या फिर स्थानवाचक, ठीक है। अगला प्रश्न, यहां पर गद्यांश का मुख्य विषय क्या है, यानी शीर्षक समझिए आपसे पूछा ही जाएगा। इसके 99% चांसेस रहते हैं हर एक गद्यांश में उसका शीर्षक पूछने का। तो आपको ध्यान रखना है कि गद्यांश में अंकित, मैं देखो ठीक है, ओके, गिफ्ट में मैं आपको यही दे दूंगी,
फिर आपसे मिलेंगे आपके रिजल्ट के बाद, ठीक है। हाँ, लास्ट के 4 अविकारी हैं, ऐसे नहीं होता। लास्ट के 4 कौन से? विकारी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण होता है। अविकारी होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। बहुत सही, बिल्कुल। यहां पर आपसे गद्यांश का शीर्षक पूछा गया था। आपको पता ही है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो के बारे में ही एक गद्यांश है। वेरी गुड, बहुत सही, बी ऑप्शन। अब आपका टॉपिक आता है कारक। मैंने आपको बताया था कारक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो कारक के कितने भेद हैं? सबसे पहले आपका को बताना है 5 है, 6 है, 7 है या फिर 8 है। जल्दी से बताइए, या फिर 8 है। धन्यवाद बच्चों, सभी बच्चों का प्यार ऐसे ही बना रहे। तो मैं यहां पर आपसे प्रॉमिस करती हूं कि जितना ज्यादा अच्छा हो सकेगा आपके सामने यहां पर लेकर आऊंगी हर एक टॉपिक को, बिल्कुल क्लियर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कारक के कितने भेद हैं? बहुत ध्यान से आंसर देना है। पीडीएफ आपको बता चुकी हूं मैं। लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पर जाओगे, वहां पर प्ले स्टोर मिलेगा आपको। उसके बाद वहां पर फ्री बैच मिलेगा जहां पर कंटेंट है बिल्कुल हिंदी की फ्री क्लासेस, यानी जहां पर मैंने लाइव सेशन जितने भी लिए हैं उनका पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगा। लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप को सभी बच्चे डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको हर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही है। यहां पर कारक है तो कारक के 8 भेद हैं, ठीक है। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। हिंदी में प्रश्न ये कई तरह से आता है, अभी मैं आपको बताऊंगी। यहां पर आपको सिर्फ ध्यान रखना है, हिंदी में अगर कारक पूछा जाता है तो आपको बताना है हिंदी में कारक की संख्या जो है वो 8 मानी जाती है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, सभी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। पायल क्या पूछना है बच्चा बताइए? प्रश्न कीजिए, ऐसा नहीं है, मैं सभी बच्चों का रिप्लाई देती हूं। संधि भी जल्द ही आएगा आपके सामने भावेश। देखिए टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अंकित यादव, प्ले स्टोर लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको पूरी क्लासेस बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। लाइव सेशन का पीडीएफ भी मैम बिल्कुल मिल जाएगा वहां पर। नहीं अमनदीप, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए बच्चा 50 प्रश्न होते हैं, टाइम हमारे पास कम होता है। किसी दिन बातों के लिए एक स्पेशल सेशन रखेंगे, वहां पर सभी बच्चों से बातें की जाएंगी। हाँ, आपका सभी बच्चों का एक क्वेश्चन है ना मैम, अपने बारे में कुछ बताइए। मैं आपको अपने बारे में फिर सब बताऊंगी, ठीक है। पायल, हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस मैंने बोला है आपको, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर फ्री बैच है, हिंदी की सभी क्लासेस वहां पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। पीछे की क्लास YouTube पर प्लेलिस्ट में मेरी हर एक क्लास आपको मिल जाएगी जिस दिन से मेरा लाइव सेशन शुरू हुआ है, और मैंने टॉपिक वाइज यहां पर हर एक टॉपिक को क्लियर करवाया है। हाँ बिल्कुल, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पर बिल्कुल फ्री में वहां पर पीडीएफ मिलेगा आपको, बिल्कुल फ्री में। हाँ, मैंने आपको बोला है एग्जाम आपका नॉर्मल आएगा, क्योंकि देखिए बस यहां तक है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल शिवानी, रखेंगे बच्चा, ऐसा नहीं है कि बच्चों को छोड़ दिया जाएगा, सभी का साथ। हाँ, तो आपको पता ही है कारक 8 है, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न ये कारक का ना, कारक कितने प्रकार के हैं, कई तरह से आता है आपको। हाँ बिल्कुल, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर फ्री में बिल्कुल आपको पीडीएफ मिलेगा। अब मैं दोबारा ये बात नहीं कहूंगी, ठीक है। तो यहां पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। कर्ता कारक वाला वाक्य आपको छांटना है। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, विमा को पुस्तक दे दो और शाम को मत आना। यहां पर कर्ता कारक कौन है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। एग्जाम नॉर्मल आएगा, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बस
कुछ नया नहीं पढ़ोगे, जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उनको ही रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम है। एक टॉपिक को आप 2 से 3 बार भी पढ़ोगे आपका बिल्कुल क्लियर, ये एक बार पढ़ने से कोई भी क्लियर नहीं होगा। वेरी गुड, ए आंसर, बहुत अच्छा। कारक सभी को आते हैं, इसीलिए मैं आज इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बातें भी कर सकते हैं, ज्यादा समझाने वाली कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। गद्यांश ऐसा ही रहेगा जैसे मैं आपको करवा रही हूं, ऐसा ही रहेगा, बस कुछ क्वेश्चन वहां पर, अगर वो प्रश्न कितने पूछते हैं ये अभी कुछ कंफर्म नहीं है। हाँ, गद्यांश ऐसा ही रहेगा, वहां आपको व्याकरण के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखना, अभी मैंने आपको बोला था ना कि जो कारक हैं उनका अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं कि कारक इतने होने चाहिए, उनमें भी पूरी फाइट हुई थी इस चीज को लेकर के, क्योंकि अगर हिंदी की बात करी जाती है, हिंदी में कारक 8 माने गए हैं। वहीं अब क्या है, किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कितने कारक हैं? अब बताइए आप इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, जल्दी से। एनटीए मॉक बिल्कुल करवाऊंगी, 1 या 2 दिन का टाइम दीजिए मुझे, मैं बिल्कुल आपको करवाऊंगी। मैं सोचती हूँ कि पहले आपके 2-4 टॉपिक रह रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएं, फिर आपके यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन होंगे। अभी तो मेरा 2-4 टॉपिक रह रहे थे, इसीलिए मैं आपको टॉपिक वाइज थोड़ा करवा रही हूँ यहाँ पर, फिर आपको जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करवाऊंगी, ठीक है। वेरी गुड भावेश, बिल्कुल ऑसम, बिल्कुल सही है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो एग्ज़ाम, इसलिए आपको डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। रिवीजन करते रहिए, मैं आपको कहती हूँ रिवीजन करते रहिए, आई एम श्योर आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। तो हिंदी में अगर आपको पूछा जाता है किशोरी दास वाजपेयी ने कितने कारक बताए हैं, तो 6 बताए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई हैं, इसमें कर्ता कारक कौन सा है? जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है। जल्दी से बताइए, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई हैं, कर्ता कारक क्या है इसमें? चौबे गुरु ऐसी बात नहीं है, सभी का नाम लेती हूँ जो मुझे दिख जाता है, क्योंकि कई बार कमेंट्स बिल्कुल फास्ट होती हैं, जो मुझे दिखता है उसका ही नाम लेती हूँ। मैं सभी बच्चों को यहाँ पर नाम लेती हूँ। पंजाबन गर्ल, स्वागत है आपका लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पर। भोकाली डायन, स्वागत है आपका लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पर। सभी बच्चों का, जितने भी नए आते हैं उनका स्वागत है हमारी लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पर। यहाँ पर लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, हिंदी के बिल्कुल फ्री क्लासेस, फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री। बिल्कुल, यहां पर क्या है, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई हैं। आपको यहां पर कर्ता कारक बताना था कि कर्ता क्या है यहां पर, तो सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई हैं। इस वाक्य में डाक करण कारक है, भेजी गई क्या है यहां पर, क्रिया है, और सभी क्या है, विशेषण है, और जो चिट्ठिया शब्द है वो कर्ता और स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान मैंने आपको बताई थी, अगर आता है तो आई एम श्योर आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला यहां पर है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग यहां पर हुआ है? जल्दी से बताइए। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया में कौन सा कारक है? करण कारक है, कर्म कारक है, कर्ता है, या फिर अपादान है? जल्दी से बताइए। हाँ जी, रॉयल नॉलेज बताइए, डाउट आपका क्या डाउट है? गुड मॉर्निंग अजय, वेरी गुड, बहुत। यहां पर क्या है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, क्या है यहां पर, कर्ता कारक, ठीक है। तो आपको यहां पर कारक भी दे दिए गए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को और के लिए, अपादान
से अलगाव अर्थ में, यानी अलग होना, जिस वाक्य में आपको अलग होने का भाव होता है वहां पर अपादान कारक होता है। अधिकरण में पर, संबंध का, के, की, रा, रे, री और संबोधन हे, अरे, हो, ये आपके विभक्ति हैं जिनको कारक, परसर्ग भी कहते हैं और विभक्ति। अब प्रश्न मैक्सिमम परसर्ग से पूछा जाता है, वहां पर ऐसा ना हो कि मैम हमने तो परसर्ग पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल यहां पर आपको परसर्ग जो है, यहां पर परसर्ग से अब प्रश्न आता है। अगला आपको प्रश्न है यहां पर, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक कौन सा है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल आते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। थर्टीन नहीं समझ में आया। यहां पर आपको कर्ता कारक बताना है। कर्ता कौन है यहां पर पूरी व्याख्या आपको दी गई है। तो देखिए पूरे वाक्य, यानी मैं आपको कहती हूं ना, कई बार पद परिचय पूछा जाता है, तो यहां पर इस वाक्य का पूरा पद परिचय दिया गया है कि सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई हैं। यहां पर जो डाक क्या है, यहां पर करण कारक है। भेजी गई, भेजना क्या है, क्रिया हो गई। सभी विशेषण है, ये सभी जो क्या है, एक विशेषण है। ठीक है, और चिट्ठियां क्या हो गई, यहां पर कर्ता स्त्रीलिंग शब्द है, क्या, चिट्ठियां। ठीक है, आपसे कर्ता पूछा गया था। ठीक है, क्लियर हुआ प्रश्न नंबर 13 में जिसका डाउट था। पूरे वाक्य का आपको पद परिचय दे दिया गया है। 15 का आंसर शुरू हो चुका है आना। ए, वेरी गुड, बहुत सही है। कुछ बच्चे सी दे रहे हैं, कुछ ए दे रहे हैं। ठीक है, ए बिल्कुल सही है। ए यहां पर बिल्कुल सही है, यहां पर कर्म कारक है। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं, वाक्य को रेखांकित पद में क्या, कौन सा कारक है यहां पर? मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं। मैंने आपको एक बात भी बताई थी, कई जगह क्या होता है, शून्य कारक होता है। ठीक है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, शून्य कारक होता तो है पर वाक्य में दिया नहीं जाता। ठीक है, तो आपका यहां पर इस वाक्य में शून्य कारक है, आपको बताना है कारक तो है पर यहां पर आपको देखने को नहीं मिला है। तो बताइए कौन सा यहां पर कारक होगा इस वाक्य में, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है, पूजा साहू का सबसे पहले आंसर आया है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो मैं प्रतिदिन दूध को पीता हूं, कर्ता ने कर्म को। तो इस तरह से आपको मैं बता चुकी हूं पहले भी कि शून्य कारक भी कई वाक्यों में आपको मिलता है, यानी कारक नहीं दिया होगा, आपको खुद वहां पर लगाकर देखना होगा कौन सा कारक है। यहां पर मैं क्या है, कर्ता है, पीता क्या हो गया, क्रिया, दूध क्या है, यहां पर कर्म है, और प्रतिदिन क्या हो गया, यहां पर विशेषण हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इनको पहचान सकते हो। पूरे वाक्य का भी यहां पर पद परिचय आपको दे दिया गया है। कर्ण कारक किस वाक्य में है, जल्दी से बताइए। यहां पर 4 वाक्य आपके सामने हैं, आपको कर्ण कारक बताना है। चौबे गुरु, वेरी गुड, बहुत सही आंसर है। पायल, दीवान, शिवानी, भावेश, एनएस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वंशिका, वेरी गुड। प्रश्न देखिए बच्चा, आप प्रश्न नंबर डालिए फिर आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर डाल के। पूजा साहू, धन्यवाद बच्चा। आकृति भोपाल, पुष्पा, जागृति, स्नेहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा स्नेहा। तो कर्ण कारक आपको बताना है, बहुत इजी प्रश्न है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। देखिए सेशन को शेयर कर दीजिए और जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी आप लाइक कर दीजिए। आप मुझे लाइव सेशन के अंदर आज 200 लाइक्स तक पहुंचाओगे, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत अच्छे बच्चे हैं। यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसने उसे छल से पराजित किया।
छल से पराजित किया में कौन सा कारक है? जल्दी से बताइए, बहुत इजी प्रश्न है आज तो, बहुत मजा आएगा आपको करते हुए, क्योंकि आपका एक भी आंसर यहां पर गलत नहीं होगा। वेरी गुड, सभी बच्चों का बहुत सही आंसर है। हर्षिता, गेमर किंग, अभिषेक, भोकाली, भावेश, मोहम्मद आसिक, अंकित, सोनू, रॉयल नॉलेज, रुबीना, पायल, देवांश प्रजापति, भोपाल, शिवरतन लाल दास, वंश, खुशी। बिल्कुल बहुत अच्छे आंसर हैं सभी बच्चों के, वेरी गुड, बहुत सही है। यहां पर क्या कहा गया है? उसने उसे छल से पराजित किया में कौन सा कारक है? बिल्कुल सही, बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। जल्दी से बताइए, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना है कि आपको कौन सा यहां पर कारक मिलेगा। जल्दी से बताइए, राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। बहुत सही, वेरी गुड, सभी बच्चों को वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। जल्दी से बताइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, संप्रदान या फिर अपादान? सभी बच्चों का यहां पर आंसर जो है गलत है, मतलब अलग अलग आंसर यहां पर आ रहा है सभी का। तो आपको एक बात मैं बता देती हूं, ध्यान से सुनना। जब भी कुछ दान देने के लिए या कुछ देने की बात आती है, जैसे राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, इस वाक्य में राजा के द्वारा धन दिया जा रहा है, और जहां पर भी आपको, जिस वाक्य में भी आपको देने का भाव होता है, वहां पर आपका संप्रदान कारक होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर आपका जब भी कुछ देने की बात आती है तो आपका संप्रदान कारक होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, देने की भावना जहां पर होगी संप्रदान होगा वहां पर। वेरी गुड, बहुत सही, समझ में आ चुका होगा आपको। अगला प्रश्न है यहां पर, ध्यान से इसको भी आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे तब आंसर दोगे। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। बिल्कुल, वेरी गुड भावेश, बहुत सही आंसर है आपका। अलग होने के अर्थ में अपादान, अभी बताऊंगे मैं आपको अलग होने के अर्थ में भी। बिल्कुल, कोई बात नहीं, यहां पर गलत हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम आपका गलत नहीं होगा। ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, सभी बच्चों का बहुत सही आंसर समझ में आपको आ चुका है। जहां पर भी देने की भावना होगी वहां पर संप्रदान। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, सी नहीं होगा, यहां पर भी देने की भावना है। मैंने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी हैं, दे दी हैं मैंने, देने की भावना जहां होती है, कौन सा कारक होता है वहां पर? संप्रदान कारक होता है। ठीक है, समझ में आया? अब संप्रदान कभी गलत नहीं होगा। संप्रदान सभी को समझ में आया? यस और नो? जल्दी से मुझे थम्स अप दिखाइए, सभी बच्चे जितने भी लाइव हैं। वेरी गुड, बहुत सही आंसर है सभी का। देखिए, कुछ नियम होते हैं, यहां पर जब देने की भावना होती है वहां पर हमेशा संप्रदान कारक होता है। निकी यादव, बिल्कुल सही है बच्चा आपका भी, वेरी गुड। संप्रदान, कुछ भी देने की भावना जहां होगी सीधा आपको संप्रदान कारक में ही बताना है। वेरी गुड। प्रतीक, क्या नहीं समझ में आया बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं यहां पर, वह घर से बाहर गया। अभी आप बोल रहे थे ना कि अलग होने के भाव में वहां पर होता है आपका हमेशा अपादान। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, अब यहां पर प्रश्न है, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से कौन से कारक है? जल्दी से बताइए, कर्ता, करण, कर्म या फिर अपादान? प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है। लीड सिंपल, बिल्कुल लूंगी बच्चा, आपका नाम क्यों नहीं लूंगी।
कई बार दिखाई नहीं देता, मैं बिजी होती हूँ बोर्ड पर। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत सही आंसर है। क्योंकि क्या हुआ, वह घर से बाहर गया। अब वो घर पर था पहले तो, फिर वो घर से अलग हो गया। जहां पर भी आपको अलग होने की भावना दिखाई देती है तो वहां पर आपका अपादान कारक होता है। कैसे याद कर सकते हो, अ से अपादान और अ से अलग होना। ठीक है, जहां पर अलग होगा, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पहले तो पेड़ पर ही लगा हुआ था, पर जब वो गिर चुका है तो वो पेड़ से अलग हो गया है, तो वहां पर भी कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही आंसर है। 21 का सी नहीं होगा बच्चा, आपको बताया है अभी, जहां पर अलग होने की भावना होती है वहां पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है, अब इसकी देखिए कहां कहां पर अपादान होगा। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जहां पर हमारा संप्रदान होगा। अभिषेक सुषमा क्या है, स्वागत है आपका, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पर। ठीक है, तो यहां जहां पर भी आपका अपादान कारक होगा, अलगाव का भाव जहां होगा वहां पर हमेशा अपादान कारक होगा। ठीक है, अलगाव के अलावा जहां पर कोई कारण होगा या फिर तुलना होगी या भिन्नता होगी, आरंभ होगा, सीमा, यहां पर कहां क्या होगा, यहां पर अपादान कारक ही होगा हमेशा। ठीक है, कुछ नियम रूल्स होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। कृष्णा बिल्कुल, वेरी नाइस, बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छा है। आगे देखिए, उससे अच्छे तो आप हैं, अभी मैंने आपको बताया था तुलना जहां पर होगी यानी उससे अच्छे तो आप हैं, तो क्या होगा, वहां पर तुलना हुई। जहां पर तुलना होती है कौन सा कारक होता है, गलत नहीं होना चाहिए। नथिंग, कृष्णा मिश्रा, अच्छा लगा है, मैंने आपको बोला है, वेरी गुड। वंशिका स्वागत है आपका। तो बताइए आपको क्लासेस कैसी लगी। आप अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो उम्मीद करती हूं आप बार बार आएंगे। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही, अभी बताया था ना, तुलना जहां पर होगी कि आप उससे अच्छे हैं, यहां पर तुलना हुई, जहां पर भी तुलना होती है क्या होता है, अपादान कारक होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा, यानी समझ में आपको आ चुका है अपादान कहां होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा गया है, वाक्य में उससे की तुलना आपसे की गई है, यहां पर अपादान कारक होगा। अपेक्षार्थे पंचमी, तुलना में जिससे श्रेष्ठ बताया जाए उसे पंचमी विभक्ति होती है। यानी यहां पर एक उदाहरण भी दिया गया है, धन से विद्या महान है। वाक्य में धन की तुलना, देखिए धन की तुलना यहां पर विद्या से की गई है, तो तुलना तो हुई है ना, तुलना हुई है तो सीधा अपादान कारक होगा। जब दो व्यक्तियों में तुलना की जाती है वहां पर पंचमी विभक्ति होती है, परंतु जब बहुत से व्यक्तियों में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तो वहां पर आपकी सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जब आपकी दो व्यक्तियों में तुलना होगी कि आप उससे श्रेष्ठ हैं तो पंचमी होगी, पर जब पूरी क्लास में एक बच्चे को बिल्कुल मतलब जैसे मॉनिटर जो क्लास का होता है उसमें कौन सी विभक्ति होगी, वहां पर सप्तमी विभक्ति होगी। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, मां का लड़का कहां गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। यहां पर मां का लड़का में विशेषण है, संबंध कारक है, सार्वनामिक विशेषण है या फिर ये एक वाक्यांश है, जल्दी से बताइए, बहुत इजी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है। नितिन प्रकाश, एक एक क्लास आपकी पर डे पर टॉपिक हो रही है। जो छोटे टॉपिक होते हैं वो 2 हो जाते हैं, जो लॉन्ग होते हैं वो यहां पर 1। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सभी क्लासेस पीछे भी हुई हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको हर एक क्लास मेरी मिलेगी टॉपिक वाइज। हाँ बिल्कुल, मां का संबंध है ना, बहुत अच्छा आंसर है, वेरी गुड। देखिए
कारक भी आपको सभी को आते हैं। मैं आपको इसलिए कहती हूँ कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो हमने किया हुआ है बस उसी को रिवीजन करते रहिए बार बार। 11 अभी क्लियर करवाऊंगी टेक्निकल, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको मैंने देख लिया है आपका प्रश्न। 11 अभी 1 मिनट रुकिए आप, अभी मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। यहां पर अगला प्रश्न है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, यानी जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक, अपादान, संप्रदान या फिर करण कारक? जल्दी से बताइए। नथिंग क्या कह रहे हो बच्चा? मुझे आपका समझ नहीं आ रहा है। ओल्ड स्टूडेंट को शॉर्ट आउट करो प्लीज। देखिए अगर पॉसिबल हो तो हिंदी की क्लास में आप हिंदी की कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो। वेरी गुड भावेश, बहुत अच्छा है आपका। अमनदीप, हाँ हिंदी में कीजिए, मुझे ज़्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि इंग्लिश में देखिए कई बार आप लिखते कुछ हो, मुझे समझ कुछ आता है, ठीक है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या है? वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? संबंध कारक ही कहते हैं, क्योंकि प्रश्न में ही आपका आंसर वहां पर था। तो संबंध कारक कहाँ होता है? संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध बताता है, यानी काके की रारेरी, ठीक है। और इसमें एक और आता है ना, ने, नी भी आपको यहीं पर मिलेगा संबंध कारक में ही, ठीक है। अब इनसे कम प्रश्न पूछ करके ना, ने, नी से ज्यादा पूछा जाता है, तो यहां पर ना, ने, नी में भी कौन सा कारक होगा? संबंध कारक ही होगा। फिर अपादान आपको बता चुकी हूं, संज्ञा सर्वनाम के किसी वस्तु के अलग होने का भाव उत्पन्न हो, बोध हो, अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता नीचे गिर गया, तो वहां पर पेड़ था, पहले पत्ता लगा हुआ था, फिर वो नीचे गिर गया, पेड़ से अलग हो गया। अलग होने का भाव जहां होता है अपादान कारक होता है। फिर है संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है, इसका विभक्ति चिन्ह को के लिए होता है, अर्थात जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाता है उसका बोध कराने के लिए संप्रदान कारक होता है। जैसे अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें लाए, ठीक है। अगला प्रश्न है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? जल्दी से बताइए। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? वेरी गुड, बहुत सही आंसर है। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने है। चौबे गुरु क्या हुआ? ठीक समय पर आ जाना। लीड सिंपल प्रश्न नंबर डालिए बच्चा, फिर आप प्रश्न लिखिए। ऐसे मुझे पता नहीं होता, अगर आपने पहले भी आंसर दिया तब भी मैं आपका नाम नहीं ले पाऊंगी कि आपने कौन से प्रश्न का आंसर दिया है। वेरी गुड, बहुत सही आंसर है। अधिकरण में पर होता है, तो यहां पर क्या है? अधिकरण कारक है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक समय पर आ जाना, घड़े में पानी पीना, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? जल्दी बताइए। कर्म है, अधिकरण है, संबंध है, अपादान है? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है सभी का। रेखा रॉय, नॉलेज, जागृति, नितिन प्रकाश, रागिनी ठाकुर, भावेश, रुबीना, अमनदीप रस्तोगी। जल्दी बताइए आंसर। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने है। बिल्कुल सही है कि वह अगले साल आएगा। क्या होगा यहां पर? अधिकरण कारक ही होगा। क्रिया आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह में पर है, ठीक है। जैसे सिंह वन में रहता है और घर में पुस्तक मेज पर है, सौम्या घर में है। अच्छा, एक बात आपको मैं बताती हूँ। जैसे कि आपके फ्रेंड का फोन आया, हाँ यार तू कहाँ है? आप कहते हो मैं घर में ही हूँ। अच्छा, घर में ही हूँ वाक्य सही है या घर पर ही हूँ वाक्य सही है? जल्दी से बताइए। मैं घर पर ही हूँ वाक्य हमारा शुद्ध है या घर में ही हूँ?
जल्दी से बताइए। अब आपके फ्रेंड का फोन आया, यार तू कहाँ है, आप कहोगे मैं घर पर ही हूं या घर में ही हूं। जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल रागिनी, कोई भी प्रश्न आगे गलत नहीं होगा। जब तक कुछ बातों का पता नहीं होता तभी यहां पर गलती की आपसे उम्मीद रहती है। घर, वेरी गुड शिवानी चौरसिया, बिल्कुल। अरे जब भी आता होगा, कोई बात नहीं रचना यादव, कभी तो आया होगा। जस्ट ये एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। बिल्कुल, जिन भी बच्चों ने कहा है ना मैं घर पर ही हूं, वो गलत है। देखिए घर पर क्या होता है, घर के ऊपर नहीं हो, घर में ही हूं, मैं घर में ही हूं, ये बिल्कुल सही है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने कहा है घर में ही हूं, बिल्कुल सही है उनका। अगला प्रश्न है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कौन सा कारक है यहां पर, जल्दी से बताइए। बहुत इजी प्रश्न है। कुर्सी शब्द किस कारक में है, जल्दी से बताइए। हर्षिता शर्मा, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, बहुत। अभी नितिन प्रकाश, अभी क्लास जो चल रही है यही आप पूछिए, बाद में आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दोगे, मैं आपकी क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगी, ठीक है। अभी नहीं बच्चा, क्लास जो टॉपिक चल रहा है फिर वो माइंड मेरा भी डाइवर्ट हो जाएगा और आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। रॉयल नॉलेज, धन्यवाद, बिल्कुल सही है। पर पे जहां पर होगा क्या होगा, सीधा सीधा अधिकरण कारक। देखिए अब आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो रहा है, देखिए क्योंकि आपको पता नहीं था, जिन चीजों का, जिन फैक्ट्स का हमें पता नहीं होता तभी तक गलत होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को जानिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, किसी का भी गलत नहीं होगा। हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी करो, जल्दी से बताइए। हाँ सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में, ऐसा नहीं है कि क्लास में, जिसको भी कभी आप क्लास देखते हो कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको तभी आपका जो भी सॉल्यूशन होगा, प्रॉब्लम होगी वही मैं उसका सॉल्यूशन करूंगी, ठीक है। जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपकी हेल्प के लिए हर टाइम रेडी हूं। हाँ नहीं होगा एग्जाम में, वो भी नहीं होगा, ये प्रैक्टिस आपकी इसीलिए है। यहां पर गलत हो सकता है, एग्जाम में नहीं। बिल्कुल सही आंसर है यहां पर। हे प्रभु में आपको पता ही है क्या है, संबोधन है। वेरी गुड, सी ऑप्शन। अगला है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। देखिए एनटीए इस तरह के ही प्रश्न देगा आपको। प्रश्न बिल्कुल सीधा है पर थोड़ा सा इसको कैसे घुमा दिया है, देखिए कैसे। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, ये बताइए आप। यहां पर राम होगा या दशरथ होगा या रावण होगा या पुत्र होगा, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 29। भावेश आसान ही जाएगा, बस मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। भावेश का सही है, भोपाल का भी सही है, मोहम्मद आशिक अली का भी सही है, ऑसम एंटरटेनमेंट का बिल्कुल सही है, सबा का सही है, सबा का भी। हाँ ये पोएम का भी सही है, बिल्कुल सही है। यहां पर इस पूरे वाक्य की व्याख्या आप देखोगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहां पर वाक्य क्या दिया गया है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में पुत्र पद जो है कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, क्योंकि दशरथ के पुत्र पद में संबंध कारक षष्ठी विभक्ति है, रावण को में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है और राम ने यहाँ पर कर्ता कारक हो गया है। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। पुत्र यहाँ पर सबसे कम योग्यता रखता है। वेरी गुड। आगे आपके प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपकी जो वर्णमाला है उसके मैं यहाँ पर कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ, स्वर से ही संबंधित हैं, तो आप बताओगे वर्णों के कितने भेद हैं। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने है, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है।
वर्णों के कितने भेद हैं? जल्दी से बताइए, बहुत सही आंसर है। अंकित क्या हुआ? जल्दी से आप आंसर दीजिए, वर्णों के कितने भेद हैं? देवांश प्रजापति, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। देवांश प्रजापति, वेरी गुड, बिल्कुल सही, 2 हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। कौन कौन से हैं? स्वर है और व्यंजन है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? बहुत बहुत बार पूछा जाता है हिंदी में। ये कोई ही एग्जाम ऐसा होगा जहां पर ये प्रश्न ना आता हो, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है ये। वर्णमाला किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए, प्रश्न नंबर 30। बिल्कुल, स्वर और व्यंजन। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए तब आप आंसर दीजिएगा। मुझे उम्मीद थी आप इस प्रश्न का कुछ इसी तरह से ही आंसर दोगे। कुछ बच्चों का सही है, मैक्सिमम बच्चों का सही है, कुछ बच्चे कंफ्यूज है, गलत आंसर दे रहे हैं। तो जब भी प्रश्न आता है ना, वर्णमाला किसे कहते हैं, मुझे पता है वर्णों का समूह ही होता है, पर जो व्यवस्थित समूह होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आपका आंसर ये सही होगा, समूह वाला आपका। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है बच्चों, वो गलत है। हाँ बिल्कुल, डी ऑप्शन वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं। क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल अगर आता है, कुल अगर आता है तो आपको बताना है 52 हमारे क्या है? वर्ण है हिंदी में, और जिसमें 11 स्वर हैं, 2 अयोग वहां हैं और 33 व्यंजन हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? जल्दी से बताइए, हिंदी की लिपि क्या है? जल्दी से बताइए। पहले प्रश्न आप मुझे दोगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर में, व्यंजन में। बहुत अच्छा। तो यहां पर प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने है, 31। कुल पूछा गया है, ध्यान रखना है, कुल पूछा गया है, कुल कितनी लिपियां हैं? भावेश का सही आंसर है। ऑसम एंटरटेनमेंट का भी बिल्कुल सही है। रिचा यादव, वेरी गुड। सबा, हाँ बिल्कुल सी, क्योंकि यहां पर हमें लिपि पूछा गया है। तो देखिए, अब आपको पूरा ये जितना भी हमारा ध्यान से आपको पढ़ना है कि लिपि पूछा गया है तो लिपियों की संख्या क्या है? 52 है। स्वर कितने हैं? 11। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। 11 स्वर हैं। उसके बाद व्यंजन जो हैं उनको 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये कौन से हैं? 5 वर्ग हैं जिनमें व्यंजनों को बांटा गया है। कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ङ। ये आपको दिए गए हैं 5-5 यहां पर। तो अगर आपसे पूछा जाता है क वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, तो क्या होगा? कंठ। च वर्ग का तालु, ट का मूर्धन्य, त का दंत और प का ओष्ठ। ये क्या हुए? व्यंजन। यानी 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। कुल कितने हुए? 25 हुए, जिनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन। ये देखिए, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें कई बार आपको क्रम से लगाना भी दिया जा सकता है, और क्योंकि हिंदी और संस्कृत में जो अंतस्थ व्यंजन है उनका क्रम अलग अलग है। ठीक है, क्रम अलग अलग है, तो इसीलिए यहां पर जो य र ल वो है, तो ये आपको कैसे याद रखना है कि हिंदी से लव हो गया। कैसे? जहां पर भी आपको अंतस्थ व्यंजन पूछा जाएगा उनका क्रम पूछा जाएगा, क्योंकि क्या होता है, व और ल को ही यहां पर चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हिंदी का जो क्रम है यर लव,
तो लव किससे हुआ? हिंदी से आपको लव हो गया है, ऐसे आपको याद रखना है अंतस्थ व्यंजन। फिर है हमारे ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 हैं, श श स स ह। ठीक है, तो यहां पर आपको ये भी आपको कई बार क्रम से पूछा जाता है, मैक्सिमम ऊष्म व्यंजन पूछा जाता है कि इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 अलग और 1 इनमें से दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर है संयुक्त व्यंजन, ये 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन। अयोगवाह, ये 2 क्या है? अयोगवाह है। फिर है द्विगुण व्यंजन, ड और ढ, ये कुल मिलाकर 52 हो गए हैं, यानी कुल वर्णों की संख्या 52 हो गई है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिल्कुल। आज मैंने बोला है जितने भी संस्कृत के बच्चे हैं वो मुझे क्लास के बाद कमेंट करेंगे, मैं देखूंगी कितने बच्चे हैं संस्कृत के, उसके बाद देखते हैं आपका यहां पर क्लासेस को प्रोवाइड करा कोशिश करते हैं। ठीक है, नहीं देखिए ऐसे तो पढ़ने को आप कितना भी सिलेबस पढ़ लीजिए, हिंदी का बहुत सिलेबस है, पर हम यहाँ पर मैंने आपको बोला है जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक्स वही हम पढ़ेंगे। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जल्दी से बताइए, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वर, व्यंजन, वर्ण या फिर अयोगवाह? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत इजी प्रश्न है। शब्द की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछा गया है। बिल्कुल बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है, वर्ण। ठीक है, तो यहां पर ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी, ये सब मैं आपको बता चुकी हूं, आप इसको पढ़ लेंगे। अगला है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अब देखिए प्रश्न वही है, एनटी ऐसे ही आपको देगा, प्रश्न होगा सिंपल, पर उसका पूछने का तरीका थोड़ा सा आपको गलत हो सकता है। हाँ बताइए क्या होगा अब यहां पर, लिपि चिन्हों की क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? बिल्कुल, यहां पर अक्षर है, वर्ण समूह है, वर्ण है या फिर वर्णमाला है। तो अभी तो बताया था, यहां पर क्रमबद्ध समूह पूछा गया है, तो क्या है? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है, और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। प्रश्न देखिए वही है, पर पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा आपको घुमा दिया गया है, वहीं आप कंफ्यूज हो गए हो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न को समझना है। अब मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताइए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा आंसर है। दो होगा, 3 होगा, 4 या फिर 5, इनमें से आपको बताना है। मात्रा के आधार पर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मात्रा के आधार पर पूछा जाएगा तो 3। ह्रस्व कौन कौन से होते हैं? तो देखिए हिंदी में जो कुल स्वर है, स्वर तो है 11, पर मात्राएं कितनी हैं? मात्राएं हैं 10। ये प्रश्न पूछा जाता है, कुल स्वर कितने हैं? 11, मात्राएं कितनी हैं? 10 हैं। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, इ, उ, री, इनकी कई बार संख्या भी पूछी जाती है, ये 4 है, तो इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। फिर है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं, इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये है अ, इ, उ, ए, औ।
फिर प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का प्रयोग होता है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका साइन ये है, ये यानी 3 जैसे हम लिखते हैं, ये इसका चिन्ह होता है। संस्कृत व्याकरण में प्लुत स्वरों की संस्कृत व्याकरण में ही इनको माना जाता है, हिंदी में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हिंदी में अगर पूछा जाता है, हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वर पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको ह्रस्व और दीर्घ ही बताना है, क्योंकि प्लुत जो है वो हिंदी व्याकरण में प्रयोग नहीं होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व क्या होंगे? जिन पर एक ही मात्रा होगी, ठीक है, और दीर्घ जिन पर 2 मात्राएं होती हैं। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, स्वरों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए। 11, 13, 9 और 10। स्वरों की संख्या कितनी है? पहली बार पढ़ा, बताइए कैसा लगा? स्वरों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए। हेलो सुष्मिता। नहीं चौबे गुरु, काफी सारे बच्चों का कमेंट्स आ चुका है। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। यानी स्वर कितने हैं? 11 हैं। बहुत सही है। कौन कौन से हैं ये बता चुकी हूं मैं आपको। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? अभी बताया था मैंने आपको, जल्दी से बताइए ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 7, 4 और 2। हेलो संध्या। बिल्कुल सही है, यहाँ पर बहुत सही है। या अभी बताया था ना, 4 होती है ह्रस्व स्वरों की संख्या, कुल स्वर 11 हैं। ह्रस्व और दीर्घ यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। जिन पर कोई मात्रा नहीं है ह्रस्व है, और जिन पर मात्राएं हैं जिनके साथ वो है दीर्घ स्वर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है, जल्दी से बताइए। आ, ई, ओ और उ। प्रश्न नंबर 37 है आपके सामने, मूल दीर्घ स्वर नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। क्योंकि आपको ये प्रश्न ऑप्शन से सॉल्व करना है, आपको पता होना चाहिए दीर्घ कौन से थे, हमने कौन से पढ़े थे, और मूल दीर्घ क्या होता है अभी आपको पता चल जाएगा आगे। ऑप्शन यहां पर आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑसम एंटरटेनमेंट का बिल्कुल सही है, वेरी गुड। रॉयल नॉलेज, पूजा साहू। तो यहां पर जब मूल दीर्घ की बात आती है तो ओ यहां पर नहीं होगा। देखिए क्या है, यहां पर बहुत अच्छे से समझना है आपको। जब ह्रस्व स्वर आते हैं, आपको पता ही है ये 4 है, यानी इनको एक मात्रिक भी कहते हैं। और जब दीर्घ आते हैं, कौन से हो जाते हैं? अ धन अ आ हो जाएगा, ई धन ई दीर्घ ई हो जाएगा, ऊ धन हु दीर्घ ऊ हो जाएगा, जिनको मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। पर यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं, और संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन सी है? ए, दीर्घ ए, फिर ओ और दीर्घ ओ। ये क्या है? ये संयुक्त स्वर हैं। इनसे प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार, आपको रट लेना है। 4 संयुक्त स्वर होते हैं, कौन कौन से हैं? ए, दीर्घ ए, ओ और दीर्घ ओ। इनका कई बार क्या होता है कि ये किन स्वरों से मिलकर बने हैं, ये भी पूछा जाता है। आ धन ई क्या बनेगा? ए, और आ धन ए क्या बनेगा? दीर्घ ए, और अ धन ऊ क्या बनेगा? ओ, और अ धन ओ क्या बन जाएगा? दीर्घ ओ। ये आपको इनकी पहचान करनी है। संयुक्त स्वर 4 संयुक्त स्वर हैं, ए ए ओ ओ। ठीक है, बिल्कुल सही है, वो बहुत अच्छा। इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। अर्ध विवृत स्वर कौन से हैं? जल्दी से बताइए। अर्ध विवृत
ऊ है, आ है, ए है, ए है। जब संयुक्त स्वर आता है तो आपको 4 बताने हैं। कौन कौन से हैं? ए, दीर्घ ए, ओ और दीर्घ ओ। ये आपके क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। ठीक है। अर्धविवृत, तो यहां पर आपसे अर्धविवृत पूछा गया है। यहां पर बी ऑप्शन जिन भी बच्चों का है बिल्कुल सही है। तो अर्धविवृत को 4 भागों में बांटा गया है। यानी विवृत क्या होगा? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। अब आ को बोलिए, आ, आपका मुंह जो है वो पूरा खुलेगा। जिस स्वर में आपका मुख द्वार पूरा खुलता है वो होगा विवृत, यानी जिसमें मुख पूरा खुलता है। वो सिर्फ एक ही स्वर है, वो कौन सा है? आ है। ठीक है। उसके बाद आता है अर्धविवृत। जब विवृत हमने पढ़ा है कि मुख द्वार पूरा खुलेगा, वहीं अर्धविवृत में आपको बताना है जहां पर स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। यहां पर अर्ध का मतलब ही क्या है? आधा, और विवृत का जो मुख खुलना है, आधा मुख का खुलना, वो किन स्वरों के उच्चारण में खुलता है? अ, ए, आ और ओ। ये 4 स्वर ऐसे हैं जिनको बोलने से हमारा जो मुख द्वार है वो आधा खुलता है। फिर है अर्ध संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। विवृत में क्या होगा? पूरा खुलेगा और मुख आधा खुलेगा। वहीं संवृत में क्या होगा? मुख आधा बंद रहेगा और मुख द्वार संवृत में क्या होगा? मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है। अब अर्ध संवृत जो है वो कौन से स्वर है? ए और औ है, और जिनमें मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है। ई, ई, उ। बोल के देखिए। जब आप इन स्वरों को अपने मुख से बोलोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे इनका उच्चारण होता है। अर्धविवृत, अर्ध संवृत, संवृत और अर्ध संवृत। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? अभी आपको बताया था मैंने कि 5 वर्ग हैं, उनका आपको उच्चारण स्थान भी बताया, पूछा जाएगा। तो यहां पर ओष्ठ, क वर्ग 5 वर्ग है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं। आपको बताना है ओष्ठ कौन सा नहीं है। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन जिन भी बच्चों का है बिल्कुल सही है, क्योंकि आ क्या है? यहाँ पर ओष्ठ नहीं है, यह कंठ ध्वनि है। और उ प वर्ग क्या है? यहाँ पर ओष्ठ ध्वनियां हैं। ठीक है, अभी करवाऊंगी मैं आपको, ये पूरे अच्छे से करवाऊंगी। यहाँ पर कुछ प्रश्न मैं लेकर आई थी, देखना चाहती थी कि आपको ये टॉपिक आता है या नहीं। कंठ वर्ण कौन सा है? जल्दी से बताइए। कंठ वर्ण कौन सा है? उ है, अ है, ई है या फिर ई? बिल्कुल सही है यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी अकुह विसर्जनीय नाम जहां पर भी होगा वो कंठ होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्लुत स्वर कौन सा है? अभी प्लुत की पहचान बताई थी, मात्रा के आधार पर स्वर 3 भागों में बांटे गए हैं। तो आपको बताना है प्लुत स्वर यहां पर कौन सा है। हाँ, बस कुछ प्रश्न रह गए हैं, बहुत इजी हैं। आप बस 5 मिनट और लगेंगे क्लास में, उसके बाद आपकी क्लास ओवर। फिर कल मिलेंगे हिंदी के 9 बजे इसी टाइम एक नए टॉपिक के साथ। बिल्कुल, अभी प्लुत मैंने बताया ही था जहां पर ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा होगा? वो होगा प्लुत। बिल्कुल बी ऑप्शन यहां पर सही है। ओम, जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? बहुत इजी प्रश्न है, दोबारा भी एक बार और आ गया है, अब किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। वर्णमाला किसे कहते हैं?
बिल्कुल सही है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। बहुत अच्छा। अगला है यहाँ पर, अगला प्रश्न है, लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। ये भी हो चुका है आपका प्रश्न। प्रश्न, ने किस कारक का चिन्ह है? जल्दी से बताइए। यहां पर ने जो है वो किस कारक का चिन्ह है? कर्ता, कर्म, संप्रदान या फिर करण? वेरी गुड, बहुत सही आंसर आ चुके हैं सभी बच्चों का। बहुत अच्छा आंसर है, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। 45 का भी सबसे पहले आंसर आ चुका है। शिवानी का आंसर था, मुझे नहीं दिखा है, कमेंट फास्ट है। बिल्कुल, ये आपके कारक चिन्ह हैं, मैंने आपको करवा दिए हैं। ये क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्ह को चिन्हित कीजिए। जल्दी से बताइए, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि को चिन्हित कीजिए। क्या होगा? कारक है, वचन, पक्ष या फिर लिंग? मोहम्मद आशिक बताइए, कैसी रही आज की आपकी फर्स्ट क्लास? वाच्य परिवर्तन करवा चुकी हूं, कल हो चुका है वाच्य परिवर्तन का टॉपिक। देवांश प्रजापति, बिल्कुल आपका था। कई बार बच्चा नहीं दिखाई देता है। वाच्य परिवर्तन हो चुके हैं, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न है यहां पर, कर्म कारक की विभक्ति कौन सी होगी? 2 से 3 प्रश्न यहां पर बचे हैं, फिर आपके यहां पर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 2 टॉपिक यहां पर। अभी वर्णमाला बहुत बड़ा टॉपिक है, धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन मैं आपको डेली करवाऊंगी वर्णमाला के। बिल्कुल सही है। रॉयल नॉलेज, धन्यवाद। सभी बच्चे आज कमेंट जरूर करेंगे जिनको भी मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, और सेशन को शेयर कर दीजिए। और आपकी ड्यूटी है ये, आप मुझे ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। मैं आपके लिए यहाँ पर ऐसे ही पर डे पर टॉपिक लेकर आऊंगी, और आपकी हर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं करूंगी। बिल्कुल सही है यहाँ पर, बहुत अच्छा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न बताइए, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, वाक्य में कौन सा कारक होगा? बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, जल्दी से बताइए। उत्कर्ष पटेल, धन्यवाद बच्चा। हर्षित, शिवानी, रेखा, मोहम्मद आशिक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देवांश, औसम, शिवानी, रुबीना अंसारी, चौबे गुरु, कल हो चुका है वाच्य परिवर्तन का। हर्षिता शर्मा बताइए, कैसी लगी आपको आज की हिंदी की फर्स्ट क्लास? जल्दी से बताइए सभी। बिल्कुल सही है, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद में कौन सा कारक है? आज का एक और प्रश्न है, फिर इसके बाद हमारा लाइव सेशन ओवर हो जाएगा। कल ठीक 9 बजे फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ उसके बाद। हाँ जी, हर्षिता शर्मा बताइए, कैसी रही आज की आपकी फर्स्ट क्लास? देवांश प्रजापति बताइए, कैसी रही आपकी क्लास? हाँ जी, सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। मुस्कान, धन्यवाद बच्चा। बिल्कुल, यहां पर कानों से सुनी बात, सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। वेरी गुड। अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है यहां पर आपका, उसने अपने मित्र को पुस्तकें दी हैं, करता है संबंध, कर्म और संप्रदान, जल्दी से बताइए। तो जिन भी बच्चों को अच्छी लगी है वो फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, कल फिर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आऊंगी, या फिर कोई भी बच्चा कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहता है वो बाद में कमेंट में आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैम आप ये टॉपिक एक बार करवा दीजिए। कल आपका होगा तत्सम तद्भव का टॉपिक, एक गद्यांश होगा उसमें। बिल्कुल, बहुत सही है, यहां पर सही आंसर है सभी का।